वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पार्ट 6 और हम इसमें पढ़ने वाले हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा था कि वो क्या है और उसके क्या क्या मकसद थे और उसने कैसे सोवियत संघ के पिछली तमाम संगठन एजेंसियों वगैरह को किस तरह ख़त्म किया। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, यानी कि हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि हम पढ़ें कि वो शॉक थेरेपी अब उसके क्या नताइज रहे, वो सफल रही या फिर विफल रही। तो चलिए पढ़ते हैं अपने बुक में। इससे पहले बच्चों, आई होप कि आपने खुद से रीडिंग कर ही ली होगी। नहीं की खुद से रीडिंग तो जाकर पहले वीडियो को पॉज कीजिए और रीडिंग कीजिए। ओके, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों, और आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है लॉकडाउन लगा हुआ है और हम जितना खुद से पढ़ेंगे, जितनी खुद से मेहनत करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। स्पेशली जो है आर्ट्स में, आर्ट्स के आपको इतना मतलब मिलता तो है हमें डेटा आर्ट्स का, इंटर आर्ट्स का उस पर क्या कहते हैं इंटरनेट पर, बट इतना क्लियरली नहीं मिलता। मैंने उसी चीज़ को मतलब कवर करने की कोशिश की है जिसमें मुझे खुद परेशानी हुई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो मैं पूरा प्रॉपर डेटा लेके आऊँ, जैसे कि क्लास में पढ़ाई होती है वैसे लेके आऊँ। कई छोटे छोटे टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर कोचिंग ही नहीं है, इसकी कोई क्लासेस ही नहीं है। तो उन सब परेशानियों को देखते हुए मैं आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर क्लास की तरह जो है ये चैनल लेके आई। तो इसलिए आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। ओके, तो चलिए हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। मतलब बच्चों, पहले ही सेंटेंस से हमें पता लग गया कि ये शॉक थेरेपी विफल रही, यानी कि नाकामयाब रही। यानी कि जो उसने एक भूखी प्यासी जनता को रेगिस्तान में जो एक शराब दिखाया था, तो वो शराब शराब ही रह गया, वो हकीकत में नहीं बदल पाया। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ रहे थे कि सोवियत प्रणाली क्या है, और उसी के नीचे दूसरे टॉपिक में हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ रहे थे। तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ का जो है उद्योग, जो उसकी इंडस्ट्री थी, वो काफ़ी डेवलप थी। वहाँ पिन से लेके कार तक वहाँ पे वो खुद से पैदा करता था, खुद से बनाते थे वो लोग। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी डेवलप था, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी डेवलप था। तो ऐसे में क्या किया, 90% उद्योगों को, यानी 90% इंडस्ट्रीज़ को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया। मतलब किसी पर्सनल आदमी के हाथों, पर्सनल बिजनेसमैन के हाथों, या फिर कोई पर्सनल कंपनी है उसको बेच दिया गया। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बच्चों आप लोग सोच सकते हैं। क्योंकि ये जो आर्थिक ढांचे का जो पुनर्निर्माण हो रहा था, यानी ये जो आर्थिक ढांचा जो बदला जा रहा था, जो मतलब समाजवाद से जो पूंजीवाद की ओर लोग बढ़ रहे थे, तो ऐसे में ज़्यादा तबाही इसलिए भी मची क्योंकि ये सरकार द्वारा नहीं हो रहा था। सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि ये बाज़ार की ताकत हो, यानी जो लोग बाज़ार में चलते हैं, यानी बिजनेसमैन वगैरह जो थे, वो लोग इसको जो है चला रहे थे, वो लोग इसको बना रहे थे। तो इसलिए और ज़्यादा तबाही मची। सरकार के अंडर में रहता है तो थोड़ा ये होता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जवाबदेह होती है उस बात की कि अगर जनता को कोई भी नुकसान होगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। बट यहाँ पर मामला कुछ उल्टा ही था। यहाँ पर जो ज़्यादातर बदलाव आ रहे थे, वो जो व्यापार से जुड़े हुए थे, जो संगठन एजेंसियाँ वगैरह थी, लोगों की पर्सनल उसकी वजह से जो है उन लोगों की ज़्यादा दखल अंदाजी थी इन सब मामलों में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसलिए ये कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। और ऐसे में
और सारी मतलब कि जब सारी इंडस्ट्रीज़ एकदम तबाह हो चुकी थी इन सब की वजह से, और उन पूरी इंडस्ट्रीज़ को औने पौने दामों में, मतलब बच्चों फूटी कौड़ी में, थोड़े से पैसों में जो है बेच दिया गया। उनकी कीमत कम से कम लगाई गई। हालांकि जो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बेचाबाची चल रही, आई मीन ख़रीदो फरोख्त जो ये चल रही है, तो ये कैसे शुरू हुई थी? इसको शुरू करने में, हालांकि जो वहाँ पे जो लोग आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण कर रहे थे, उन लोगों ने अधिकार पत्र दिए थे वहाँ के नागरिकों को, सोवियत संघ के नागरिकों को इसमें शामिल होने के लिए। बट बच्चों, वो जो अधिकार पत्र थे वो सोवियत संघ के नागरिकों ने क्या किया? काला बाजारियों के हाथों बेच दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे काला बाजारी कौन? वो लोग जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, यानी इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो लोग बाज़ार में सामान बेचते हैं या गैर कानूनी सामान भी बेचते हैं, उन लोगों को ब्लैक मार्केटर्स और ब्लैक मार्केटिंग करने वाला कहा जाता है। उनको बेच दिए अपने अधिकार पत्र, बिकॉज उनको धन की ज़रूरत थी, उनको पैसे चाहिए थे इसलिए। और इसी बेचाबाची को, ऑफ कोर्स इसी ख़रीदो फरोख्त को इतिहास की, तारीख़ की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेल में क्या होता है, महंगी महंगी चीज़ें सस्ते सस्ते दामों में मिल जाती है। इसीलिए ये जो उद्योगों को, इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो औने पौने दामों में बेचा गया, जो शॉक थेरेपी ने जो एक पूरी तबाही सी मचा दी, सारा अर्थव्यवस्था जो है पूरी तहस नहस होकर रह गई, तो इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी इसीलिए इसको जाना जाता है। तो बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से किसको जाना जाता है? शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रूसी मुद्रा रूबेल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। जाहिर सी बात है बच्चों, जब किसी देश की इकोनॉमी गिरती है, अर्थव्यवस्था जब नीचे आती है, तो उस देश की जो करेंसी होती है उसका भी जो मूल्य है, जो उसका दूसरे देशों में जो उसका मान होता है, उसके बदले में उस देश के जितने रुपए बनते हैं उसमें ज़रूर गिरावट आती है। जैसे कि हमने कुछ महीनों पहले सुना था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई है, जिसमें रुपया बहुत नीचे चला गया था। हमारी पड़ोसी कंट्री की उसकी करेंसी से भी हमारा रुपया जो है, हमारे रुपये का मूल्य नीचे चला गया था। तो उसी को कहते हैं कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो उसकी करेंसी का मूल्य भी गिरता है। तो इसीलिए जब रूस की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, तो वहाँ की जो करेंसी थी रूबेल, ये भी आप याद रखेंगे कि रूस की करेंसी क्या थी? रूबेल थी। ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ओके, रूस की करेंसी रूबेल का जो वो था मूल्य, वो बहुत नाटकीय ढंग से ड्रामेटिक अंदाज में जो है नीचे गिरा। और ये इतनी ज़्यादा, मतलब मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी, लोगों ने जो जमा कर रखा होगा, जो पैसे बैंक बैलेंस होंगे लोगों के, सारे जाते रहे, यानी कि ख़त्म होते रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं कि और क्या तबाही मचा रखी थी। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात शुरू किया। मतलब बच्चों, पहले क्या होता था कि सामूहिक खेती होती थी, यानी लोगों का ग्रुप मिलके जो है खेती करता था, या फिर राज्य नियंत्रित खेती होती थी जिसमें जो है सरकार की जिम्मेदारी होती थी। और सामूहिक खेती में क्या होता होगा कि जब बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा भी हम सोच सकते हैं सीधा दिमाग लगा के, जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को मिलकर करेंगे तो उसकी हिफाजत भी करना आसान होगा। कई सारे लोग होंगे तो हिफाजत भी आसान होगी। बट अब उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब लोग पर्सनल खेती करते थे, लोगों की पर्सनल खेत थे, तो खाद्यान्न सुरक्षा अब नहीं रही, चोरी चकारी होती रहती होगी। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया, यानी कि बाहर भेजना शुरू कर दिया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। यानी कि बच्चों 1999 में 1999 में जो है, जो रूस का
सकल घरेलू उत्पाद था, यानी जो उसकी पर्सनल जो वहाँ से जो चीज़ें बनकर निकलती थी या जो उसकी पर्सनल पैदावार थी वो 1989 के मुकाबले में भी नीचे थी। जैसे कि हम जानते हैं 1989 में क्या हो रहा था। 1989 में सोवियत संघ टूट रहा था। उस वक्त ऑलरेडी सोवियत संघ की जो है पूरा ढांचा चरमराया हुआ था, काफ़ी उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे चली गई थी। उससे भी कम था, यानी कि पूरे 10 साल के बाद उससे भी ज़्यादा नीचे चला गया। ऊपर उठने के बजाय सब नीचे नीचे से नीचे होता चला गया। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी वहाँ के लोगों को। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन उसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मतलब बच्चों, एक तो जो पिछला व्यापारिक ढांचा था उनका, राज्य नियंत्रित व्यापारिक ढांचा, वो तो टूट ही चुका था, तोड़ दिया था इन लोगों ने, ख़त्म कर दिया था एक एक करके। बट उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन या कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। ओके बच्चों, ये हमने और तबाही के बारे में पढ़ा। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तीसरे पैराग्राफ में है कि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। क्रम से मतलब एक के बाद एक करके ख़त्म कर दिया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। मतलब कि बच्चों, हम अगर 1 मिनट के लिए पीछे जाएं तो हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में हमने पीछे की वीडियोस में पढ़ा था, जब हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर आप लोग चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बच्चों, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था कि सोवियत संघ में जो है सरकार ने जो है नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन सुनिश्चित कर दिया था और उनको हर चीज़ में, यानी कि खाने पीने में, इलाज में और मतलब जो जीवन व्यतीत करने की जितनी चीज़ें होती है उनमें उन लोगों को काफ़ी छूट दे रखी थी। और जब सरकारी रियायतों को, यानी जो सरकारी छूट को ख़त्म करने से ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए और मध्य वर्ग यानी बीच के तबके के लोग जो थे, जो न ज़्यादा अमीर थे न ज़्यादा गरीब थे, वो समाज के हाशिए पर, यानी एकदम समाज के हाशिया बोलते हैं बच्चों किनारे को, एकदम किनारे पर आ गए, यानी कि एकदम मतलब गरीबी में पढ़ने लगे। कहने का मकसद ये है। और अकादमिक यानी कि एकेडमिक बौद्धिक कामों से, यानी मेंटली वर्क से, जो लोग पढ़ाई लिखाई और मेंटली कामों से जुड़े हुए थे वो लोग या तो बिखर गए, यानी कि कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया, या फिर वो लोग प्रॉपर तरीके से ये वाला देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग, जराइम पेशा लोग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो बच्चों, क्या होता है जब किसी जगह की अर्थव्यवस्था ख़राब होती, किसी जगह परेशानी आती है और उस जगह सरकार भी ध्यान न दे, जब सरकार ध्यान नहीं देती और जनता भी एकदम परेशान हो, तो ऐसे में ज़रूर आप हर सिचुएशन में, हर जगह आप ये ज़रूर सुनेंगे कि वहाँ पे एक ग्रुप उभरता है, फिर एक ग्रुप उभरता है, जराइम पेशा होते हैं वो लोग, ब्लैक लोग होते हैं, यानी कि ब्लैक तरीक़े से काम करते हैं वो लोग। और उसने क्या किया, वो उभरा माफिया वर्ग और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को, यानी जो आर्थिक गतिविधियाँ, जो काम काज हो रहा था आर्थिक, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। निजीकरण ने कई विषमताओं को जन्म दिया, यानी काफ़ी डिफरेंस को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और ख़ासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। मतलब बच्चों, क्या हुआ कि जब देखिए, वैसे भी ये सोचने कॉमन सी बात है, अगर हम सोचें तो जब सब कुछ ज़्यादातर राज्य नियंत्रित था, मतलब राज्य के सरकार के अंडर में था, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लोगों के पास पता ही नहीं लगता होगा किसी के पास कितना है। ज़्यादातर खेती भी सामूहिक ही होती थी, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में। बट जब सबको निजीकरण, यानी सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी कर दी गई, तो ऐसे में साफ साफ पता लगता होगा किसी के पास बहुत ज़्यादा तो किसी के पास बहुत कम। तो इसी वजह से
अमीर और गरीब के बीच में, ख़ासकर रूस में बहुत ज़्यादा तीखा विभाजन हो गया और काफ़ी जो है डिफरेंस को इन सब बातों ने जन्म दिया। चलिए बच्चों, ये और हमने बुरी बात पढ़ी। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त धन भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। मतलब बच्चों कि आर्थिक बदलाव को तो बड़ा ही फोकस किया इन लोगों ने, मतलब कि कैसे व्यापारिक ढांचे को बदले, कैसे राज्य नियंत्रित तोड़फोड़ के सब निजीकरण कर दिया, और इस पर तो बहुत फोकस किया और काफ़ी पैसे भी खर्च किए इस मामले पर। बट जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनको इतना फोकस करके उन पर इतना ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, और क्या किया, उन सारे देशों के जो संविधान है वो हड़बड़ाहट में, मतलब जो जल्दबाजी में जो है तैयार करके डाल दिए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया, यानी राष्ट्रपति को जो है दोनों संसद का जो है हेड बना दिया गया। और इसके नतीजे में क्या हुआ, और फिर राष्ट्रपति को हर संभव शक्ति, यानी कि मोस्ट पावरफुल पर्सन बना दिया, उसको हर संभव शक्ति उसके हाथ में दे दी। और ऐसे में क्या हुआ कि वो जो है सत्तावादी बनते चले गए। वही प्रॉब्लम जो पहले से चली आ रही थी, फिर वही प्रॉब्लम, वो लोग सत्तावादी होते चले गए। और मध्य एशिया के कई देशों में तो मतलब उनकी जो कहें डिक्टेटरी इस कदर बढ़ गई थी कि मिसाल के तौर पर यहाँ दो देशों के नाम दिए गए हैं। सॉरी बच्चों, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्ष के लिए अपने आप को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब बच्चों समझ सकते हैं उन्होंने क्या किया कि पहले तो 10 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बने बैठे रहे, फिर जब 10 वर्ष पूरे होने लगे फिर अपने आप को अगले 10 वर्षों के लिए भी राष्ट्रपति बना दिया। आप समझ सकते हैं उनकी डिक्टेटरी। और इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले में किसी भी तरह की ना और इनकार की गुंजाइश नहीं रखी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम अभी भी बाकी है। मतलब बच्चों के वहाँ पर कोर्ट और जस्टिस का सिस्टम अभी तक लागू नहीं हुआ था, वो काम अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। मतलब बच्चों अभी तक हम सिर्फ तबाही के बारे में पढ़ रहे हैं कि शॉक थेरेपी ने कितनी तबाही मचाई। आप समझ सकते हैं, आपने पढ़ा शुरू से अब तक। अब हम देखेंगे कि रूस, जो आज रूस हमारी नज़रों के सामने मौजूद है, वो डेवलप कंट्री है, तो वो उसने कब से खड़ा होना शुरू किया, कब से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, तो यहाँ से जो है हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि रूस सहित अधिकांश देशों ने सन 2000 में, यानी कि अपने आज़ाद होने के बाद, यानी सोवियत खेमे के टूटने के बाद जो है, सोवियत खेमा कब टूटा था, 1991 में, उसके टूटने की एग्जैक्ट 10 सालों के बाद, 10 साल तक वहाँ की जनता जो है परेशानी झेलती रही। 10 सालों के बाद उन्होंने खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधन का निर्यात। तो इनके पुनर्जीवन का, यानी इनके दोबारा से नया जीवन, जो इनको एक नया जन्म मिला था, उसका कारण क्या था? कोई शॉक थेरेपी या किसी किस्म की कोई संस्था नहीं थी, बल्कि जो कुदरत ने उनके देश में, जो उनकी मिट्टी में जो खजाने मौजूद थे, जैसे कि तेल, प्राकृतिक गैस, धातु वगैरह, यही इनके पुनर्जीवन का कारण बना। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान, ये सब मध्य एशियाई देश हैं। तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। मतलब यहाँ पर तेल और गैस जो है बड़ी मात्रा में पाया जाता है। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फ़ायदा हुआ। मतलब बच्चों बाकी देश इनके देश से होकर पाइपलाइन गुजारते होंगे, या फिर इन्हीं से तेल लेते होंगे। पाइपलाइन मतलब गैस की पाइपलाइन, तेल की पाइपलाइन, जैसे हमारे यहाँ सिलेंडर्स मिलते हैं, तो फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि
वहाँ जैसे हमारे यहाँ टंकी से पानी आता है ना पाइप से, तो उसी तरह वहाँ पे गैस भी जो है इसी तरह पाइप से आता है। तो वही पाइपलाइन गुजरने के जो है उनको किराया मिलता होगा, उससे उन्हें फ़ायदा हुआ। एक हद तक विनिर्माण का काम फिर से शुरू हुआ, यानी कि फिर से एक कहेंगे एटलीस्ट फिर से उन्होंने खड़ा होना शुरू किया। तो बच्चों हमने पढ़ लिया, और जो है अब हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों पॉइंट्स लिख लीजिए। ये आप लोगों के सामने मौजूद है। शॉक थेरेपी के परिणाम के छूट गया बच्चों, लिख लीजिएगा आप। ओके, यहाँ पे इस जगह। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिए। अलग से नोटबुक बनाइएगा जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। ओके बच्चों, ये शुरू के 4 पॉइंट्स, ये आखिर के 3 पॉइंट्स, और ये आखिर का खुलासा, कुल मिला के जो खुलासा हुआ। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने देख लिए पॉइंट्स। आज का टॉपिक काफ़ी लंबा रहा, वीडियो भी थोड़ी लंबी चली गई, बट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। शॉक थेरेपी को पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसको समझना भी आसान नहीं था। मैंने खुद 3-4 बार पढ़ के जो है आप लोगों को समझाया है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कहती हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम भूल जाते हैं कहना, बट आप लोग भी ऐसे हैं कि आप लोग भी खुद से नहीं करते, तो अभी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।